नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अपने चैनल ब्रज को रस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं कवि, साहित्यकार, अभिनेता एवं रंगकर्मी श्री नीरज शास्त्री जी। नमस्कार। हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों की ओर से उनका स्वागत करते हैं और आज हम सर से ढेर सारी बातें करेंगे और उनकी कविताओं का रस भी लेंगे। तो आइए सीधे बात शुरू करते हैं शास्त्री जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं अपने दर्शकों की ओर से और अपनी टीम की ओर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और बात शुरू करते हैं, कविता से ही बात शुरू करते हैं और बात तो करेंगे ही, पहले आपकी कविता का आनंद लेते हैं हम भी और हमारे दर्शक भी। और वैसे तो बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं, मैंने कई कवि सम्मेलनों में आपकी कविताओं का आनंद लिया है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी कविता जो बहुत आपके दिल के करीब हो और बहुत आपको पसंद हो, जो आप शुरुआत में सुनाना चाहें। फिर उसके बाद एक दो कविताएं हम और भी सुनेंगे आपसे बीच बीच में, तो उससे शुरुआत करते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जब कविता की बात हो रही है और मेरी पसंद की बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं देश के लिए लिखता हूं। देश मेरे लिए प्राण तत्व है और मुझे लगता है कि देश के लिए लिखा जाना आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वाधीनता के समय हुआ करता था। मुझे लगता है कि देश प्रेम वो है जो कि हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति पूरे मन से की जानी चाहिए। इसलिए मैं देश प्रेम से संबंधित कुछ मुक्तक रखूंगा। पहला मुक्तक है, राष्ट्र मंदे बना है नमन के लिए, भाव के हैं सुमन इस चमन के लिए, हड्डियां हैं हमारी हवन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि कवि देश की बात करते हैं, यदि कवियों की वाणी पर कभी रोक लगा दी जाए तो फिर क्या करेंगे, वो क्या होगा। मैं 4 पंक्तियों में उसका उत्तर देता हूं कि कवियों की वाणी पर जिस दिन पहरा हो जाएगा, कवियों की वाणी पर जिस दिन पहरा हो जाएगा, कानून भले ही अंधा गूंगा बहरा हो जाएगा, उस दिन भी नहीं रुकेगी मेरी कलम कटारी, उस दिन भी नहीं रुकेगी मेरी कलम कटारी, मातृभूमि से प्यार और भी गहरा हो जाएगा, मातृभूमि से प्यार और भी गहरा हो जाएगा। और इसीलिए कहा करता हूं मैं कि यदि कांटे होंगे मेरे चमन में तो कांटों को नमन करूंगा, अपने भारत की माटी को अर्पित नीरज सुमन करूंगा, जीवित हूं मैं भारत भू को, भारत भू के लिए मरूंगा, किंतु गुलामी की दौलत को मैं न कभी स्वीकार करूंगा, मैं न कभी स्वीकार करूंगा, मैं न कभी स्वीकार करूंगा। तो बहुत अच्छा सर, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आपसे हम और भी कविताएं सुनेंगे। और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर मुझे याद है, अगर कुछ गलत याद हो तो आप क्षमा कीजिएगा। तो वो शेर है कि जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का शोर है जी, एक क्षमा है दलील सहर वो भी खामोश है जी। तो ये मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर मुझे याद है। अब कुमार विश्वास साहब की बड़ी फेमस कविता है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तुम मुझसे दूर तुझसे दूर न, मैं तुझसे दूर तो मुझसे दूर रहकर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल। तो बर्ड फेम उनकी कविता है। अब मैं ऐसे ही उदाहरण के रूप में लाया ये दोनों नाम कि कुमार विश्वास साहब के बारे में मैं कुछ 4-5-6 साल पहले सुनता था कि वो 7 लाख रुपए फीस लेते हैं एक कवि सम्मेलन की जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे उनसे बात हो रही थी अमर उजाला के चीफ ब्यूरो से, तो उन्होंने जानकारी दी कि अब वो करीब 25 लाख रुपए लेने लगे हैं जी एक कवि सम्मेलन। और करीब का मतलब है कि 25 लाख ऑनवर्ड्स ही है जी। तो एक तो है
कि किसी भी कवि की व्यावसायिक सफलता, जी कॉमर्शियली वो सक्सेसफुल है, और दूसरा है किसी कवि की योग्यता और उसकी कविता की गहराई। जी ये दो अलग अलग चीज़ें भी हैं और ये एक दूसरे से जुड़ती भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो खैर परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं, योग्यता अपनी जगह है, आदमी के प्रयास अपनी जगह हैं। लेकिन जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब का जो शेर है, उनके विषय में मैंने सुना भी है कि वो किसी मुशायरे में गए, घर लौटे तो पत्नी ने पूछा कि आज तो आपने मुशायरा लूट लिया होगा। जी बोले लूटें क्या, हमने जो सुनाया वो किसी की समझ में ही नहीं आया। तो वो इतना मतलब गूढ़ था, इतना कठिन था। तो यदि कोई योग्य कवि है, अच्छा कवि है, और वो व्यावसायिक रूप से भी सफल होना चाहता है, जी तो कविता की गहराई भी बनी रहे, भाव की गहराई भी बनी रहे, उसकी श्रेष्ठता भी बनी रहे, और भाषा भी इतनी सरल हो, सहज हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में आ सके। तो इन दोनों के बीच में किस तरह संतुलन बनाया जा सकता है, भाव की गहराई, कविता की श्रेष्ठता और भाषा की सरलता, इसको थोड़ा आप अपने तरीके से बताएं। आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है आज के दौर में, क्योंकि हमने साहित्य को खेमों में बंटते हुए देखा है। एक खेमा वो है जो साहित्य का व्यवसायीकरण कर रहा है और दूसरा खेमा वो है जो साहित्य को जी रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। साहित्य को जीने वाले लोग साहित्य को विशुद्ध रूप में चाहते हैं, जबकि व्यवसायीकरण करने वाले लोगों का उद्देश्य केवल ये है कि इसका प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं लोगों तक पहुंच जाऊं और मुझे उसके बदले में धन प्राप्त हो जाए, ये अभिलाषा रहती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि हम दोनों के बीच में कहीं साम्यता बिठाना चाहें, सामंजस्य लाना चाहें, तो वो संभव है, किंतु उस संभव के लिए प्रयास बहुत करना होगा, और वो भी एक स्तर पे जाके ही संभव होता है। उदाहरण रूप में मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन एक बहुत बड़ा नाम था साहित्य का। कुंवर बेचैन साहब ने अपने जीवन में 52 पुस्तकें लिखी थी। गजल की वो पुस्तकें जिनमें कि प्रत्येक गजल का व्याकरण भी था। उन्होंने उर्दू की बहरों पर गजल की रचना नहीं की, उन्होंने उस गजल का स्वयं सूत्र तैयार किया और गजल को तैयार किया, जिनमें सामियाने कांच की, रस्सियां पानी की बहुत फेमस गजल संग्रह हुए। वे ही कुंवर बेचैन साहब मंच पर भी होते थे तो लोग केवल कुंवर बेचैन साहब को सुनते थे, लेकिन उन्होंने किस तरह उसका साम्य किया वो देखिएगा। साहित्य की गहराई किस तरह वो लेकर आए। उन्होंने बड़ी करीने से, बड़ी सरल भाषा में जो शब्द अनावश्यक हैं उन शब्दों का बिना प्रयोग किए कविता को लोगों के सामने रखा। क्योंकि ये पहली शर्त है कि यदि हम कविता को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कविता लोगों को कविता की तरह समझ में आए, तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जो प्रचलित नहीं है। इन दोनों शब्दों से मैं बचना होगा। तो कुंवर बेचैन साहब की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, कुंवर बेचैन स्वयं लिख रहे थे और उन्होंने लिखा, संभवतः इस तरह की पंक्तियां थी कि जड़ों में जब उसके पानी गया होगा, कोई दरख्त गिर गया होगा, इस तरह का वो कुछ लिख रहे थे। तभी वो बुजुर्ग जो बगल में बैठे थे बोले कि क्या लिख रहे हैं आप? बोले कि सब कविता लिख रहा हूं। बोले ये भी कोई कविता है? कुंवर बेचैन साहब ने कहा कि कविता नहीं है तो ये क्या है? अरे कविता तो कुंवर बेचैन लिखते हैं, कविता लिखनी है तो डॉक्टर कुंवर बेचैन की तरह लिखो। कुंवर बेचैन साहब बड़े हैरान थे और उन्होंने तुरंत पूछा, दादा क्या आपने कभी कुंवर बेचैन को देखा है? बोले देखा तो नहीं, सुना बहुत है। अच्छा। कि दादा मैं कुंवर बेचैन की तरह लिख के देखूं? क्या लिखो? तो उन्होंने फिर जो पंक्तियां लिखी वो देखिएगा, कोई उस वृक्ष से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस वृक्ष से सीखे मुसीबत में खड़े रहना,
कि जिसने बाढ़ के पानी में सीखा है अड़े रहना। बहुत से ऊंचे लोगों की नीचाई से मैं वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है इस जग में बड़े होकर बड़े रहना। और इतना कहते ही दादा ने तालियां बजा दी, बोले ये हुई ना कुंवर विचन वाली बात। तब उन्होंने कहा कि दादा मैं ही कुंवर विचन हूं। एक और प्रसंग उनका मिलता है कि कविता किसी व्यक्ति के जीवन को अगर प्रभावित करे तो कविता है, और यदि जीवन को प्रभावित ना करे तो कोई कविता नहीं है। इसमें मिलता है कि एक कवि सम्मेलन चल रहा था और एक बेटा अपने पिता से नाराज होकर घर से चला गया था और ये कहकर गया था कि आज मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर रहा हूं, आज के बाद मेरा तुम्हारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और वो रेलवे लाइन की तरफ चला गया। लेकिन जहां वो बच्चा जा रहा था, रास्ते में कवि सम्मेलन हो रहा था और इत्तेफाक की बात ये थी कि कुंवर बेचन साहब कविता पढ़ रहे थे। और जैसे ही कविता की पंक्तियां लड़के के कानों में गईं, लड़का वापस लौट आया, उसे पिताजी के पैर छुए और माफी मांगकर बोला कि आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। वो कविता क्या थी? कुंवर बेचन साहब की वो कविता की 2 शेर हैं उनके, वो शेर देखिएगा। 4 पंक्तियां हैं मात्र कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ठाव जो ठहरे तो थक जाओगे, बेहतर है धीरे ही सही चलते रहिए। तो जब ये सुना उस बच्चे ने कि बेहतर है धीरे ही सही चलते रहिए, तो उसने कहा मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसे एकदम से बोध हुआ। उसने घर आके पिताजी के पैर छुए, माफी मांगी। पिताजी ने पूछा कि बेटा ये अचानक परिवर्तन कैसे हुआ? बोले साहब कवि सम्मेलन चल रहा है, वहाँ कोई कवि सुना रहे थे ये कविता। पिताजी उसे लेकर वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई किसी कवि ने कविता सुनाई है। तो कुंवर बेचन साहब से मिलवा दिया गया कि ये तो इनकी कविता है, इन्होंने सुनाई थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी उनके पैर छू लिए कि सब आपके कारण मेरा बेटा लौट के आ गया। तो ये कविता का धर्म है, भूले भटकों को रास्ता अगर दिखाए तो एक उत्तम कविता होती है। लेकिन व्यवसायीकरण के दौर की जब हम बात करें तो व्यवसायीकरण के दौर में केवल 2 चीजों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो पैसा, दूसरा तालियां। एक कविता कोई व्यक्ति कहे, दूसरे लोग उस पर तालियां बजा दें, वाह वाह करें, उसी एक उम्र के, तो लगता है कि बहुत बड़ी कविता हो गई। लेकिन वो कविता शायद समाज के लिए उपयोगी नहीं होती। समाज के लिए उपयोगी वो कविता होती है जिसमें कहीं कोई रहस्यवाद होता है, उसमें जो अभिव्यक्ति होती है वो सबके ऊपर लागू होती है। आदमी जब विचार करता है कि वास्तव में कविता का स्तर क्या होना चाहिए, तो लगता है कि कविता वही है जो किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश करे। देखिए कविता में आज प्यार मोहब्बत की बात होती है, लोग बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। अभी आपने कुमार विश्वास साहब की बात कही, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं ये कहता हूं कि प्रेम का कवि कबीर से बड़ा कोई हुआ ही नहीं आज तक। कबीर कहते हैं कि नैना अंतर आव तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। इससे बड़ी कविता और क्या होगी? प्रेम की बहुत बड़ी कविता है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात यही है। कबीर के अलावा और भी लोगों में हम देखते हैं, बिहारी ने देखा एक नायिका है, उसका नायक उससे बहुत दूर चला गया है, वो उसके विरह में बहुत व्याकुल है। तो एक दोहे में अपनी बात कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, जानत है तेरा हियो मेरे ही की बात। मैं क्या कहना चाहती हूं ये तेरा हृदय जानता है, मैं कागज पर क्यों लिखूं, किसी से क्यों कहूं, तो खुद समझ ले। ये प्रेम है। मैंने लेकिन इसमें सर थोड़ा उसका अंतर हो गया ना, जैसे बिहारी या कबीर साहब ने जो प्रेम की बात की वो आध्यात्मिक स्तर पर है, और कुमार विश्वास साहब जो कह रहे हैं वो श्रृंगार रस थोड़ा सा प्रधान है। नहीं, वहां भी देखिए, वहां पर भी है तो श्रृंगार ही। कागज पे लिखत ना बनत कहत संदेश ले जा, यहाँ तो ये श्रृंगार है। लेकिन जहां पर कबीर कहते हैं कि नैना अंतर आव तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना मैं देखूं और को ना तो देखन देऊं, ये भी श्रृंगार है। वैसे जब हम जाते हैं साहित्य में तो हम ये देखते हैं कि भक्ति रस का उद्भव भी श्रृंगार से ही हुआ है। रसराज श्रृंगार जो है, श्रृंगार से ही वात्सल्य का जन्म हुआ है, श्रृंगार से ही भक्ति रस का जन्म हुआ है।
तो ये है तो श्रृंगार ही। देखिए उसे हम शांत क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है, इसमें रहस्यवाद है। इसमें कबीर जो है, कबीर अपने को नायिका मान लेते हैं और परमेश्वर को अपना नायक मान लेते हैं, तब कहते हैं कि हे प्रीतम मेरी नैनों में आकर बस जा। लेकिन वो रहस्यवाद इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है ये कबीर ने कहा, जब हम उस पर बात करते हैं तो वो रहस्यवाद होता है। लेकिन आज अगर इस बात को कोई व्यक्ति अपनी नायिका से कहे या अपने नायक से कहे तो वो विशुद्ध श्रृंगार ही है, स्वीकार करना होगा। कहीं कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं रह जाती। या देखिए कितनी बड़ी बात कही कि कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए, या तो तेरी विरहणी को मार डाल, मौत दे दे, मार दे, या फिर तू कहां है आजा मिल ले। कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दाजना मुंह पे सहा न जाए। ये तेरा जो वियोग है ना 8 पैर का, ये मुझसे नहीं सहा जाता। तो ये बात वहीं जाती है, विप्रलंब श्रृंगार में ही पहुंचती है कि वो इतनी विरहणी हो चुकी है नायिका, जिसे रहस्यवाद में हम आत्मा कहते हैं। रहस्यवाद में इसको हम आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा अपने प्रीतम यानी परमात्मा से मिलना चाहती है। उसी को लौकिक में जब हम कहेंगे तो एक नायिका, एक विरहणी नायिका अपने नायक से मिलना चाहती है, तब तो उसकी ये मनोदशा है। तो है तो श्रृंगार ही, लेकिन वो कहने का अंतर आता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि कई बार हम मनोभावों को जब समझना चाहते हैं तो कवि को ध्यान में रखकर समझते हैं, जबकि कई बार क्या होता है कविता को सुनकर हम ये विचार करते हैं कि हम पर कितनी सटीक बैठती है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जब कभी कबीर की बात आती है तो हम पहले ही सोच लेते हैं ये तो रहस्यवाद की कविता होगी। लेकिन सोचकर देखिए महादेवी जी जब ये कहती हैं कि प्रीतम को भाता है चोरी चोरी से आना, तो क्या श्रृंगार नहीं है? लेकिन उसी में फिर आगे वो कहती हैं हे नव की तारा बलियो पलवर को छुप जाना। तो नव की तारा बलियो पलवर को छुप जाना यानी आकाश के तारों को छुपने की बात कही जा रही है। लेकिन क्यों कही जा रही है? क्योंकि प्रीतम को भाता है चोरी चोरी से आना, मेरा प्रीतम मुझसे चोरी से मिलता है। तो ये लौकिक भी है और आत्म तत्व का परमात्मा तत्व के साथ भी जुड़ाव होता है, तो दोनों ही चीजें मिलती हैं। वैसे काव्य में ये विशेष हो जाता है कि आप जब बात कह रहे हो अपने लिए और वो बात कहीं परमेश्वर तक पहुंच जाए तो काव्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। काव्य में रहस्यवाद होना चाहिए। श्रृंगार भी तभी श्रृंगार है जो रहस्यवाद उसमें शामिल हो। यदि रहस्यवाद नहीं है तो फिर वो श्रृंगार उस स्तर का श्रृंगार नहीं होता। देखिए डॉक्टर अनिल गहलोत एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, रामांजलि महाकाव्य के रचयिता हैं। उनका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था 1971-72 में, एक तारा। तो उसमें उन्होंने एक मुक्तक रचा था, बहुत शानदार मुक्तक था। वो लिखते हैं उसमें कि देखिए तो कैसे सजल हो गए, रूखे पाषाण थे पेयजल हो गए, एक बिखरा कथानक रही उम्र भर, आपसे मिल गए तो गजल हो गए। तो यहां भी ये भी उसी श्रृंगार से जुड़ता है, लेकिन रहस्यवाद यहां भी दिखाई देता है। मैंने एक मुक्तक की रचना की, मुक्तक में पूरा फूलों में, पूरी बात फूलों में कही, फूलों के माध्यम से बात कही, वो देखिएगा। मन हो रहा है पारिजात या पलाशिए, मन हो रहा है पारिजात या पलाशिए, करता रहा है रात गंधा की तलाशिए, मान लिया मोंगरा ये जो से आपने, मान लिया मोंगरा ये जो से आपने, दे रहा है नील कमल सी सुवास ये, दे रहा है नील कमल सी सुवास ये। तो यहां भी हमने वही बात कहने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसे उस तरीके से कहने का प्रयास किया कि जब व्यक्ति अपने बारे में सोचे तो लगे कि हाँ मेरे मन की बात है। जब कोई प्रकृति से जुड़े
तो लगे कि प्रकृति की बात है, और कहीं कहीं वो रहस्यवाद में जाए तो वहाँ लगे कि रहस्यवाद भी है।